चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, मतलब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये चैप्टर है ना। अगर वो सॉल्यूट एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हो रहा है तो हमारी जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। मतलब एक आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करो और एक आप ऑब्जर्व करो एक्सपेरिमेंट से, दोनों वैल्यू अलग मिलेगी, वो कब मिलेगी जब आपका सॉल्यूट एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हो रहा हो। अब आप ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब एसोसिएट और डिसोसिएट का मतलब क्या है ये समझो। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास केसीएल है ना, केसीएल को आपने जैसे माइनस डाला ये क्या बना देगा, k + c - बना देगा। दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे हमने बोला हम सिर्फ केसीएल को एक पार्टिकल मान रहे थे, लेकिन एक्चुअली एक पार्टिकल नहीं है। इसको जब आपने पानी में डाला है तो एक जगह दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया और हमने बताया कि क्वालिटी प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में। तो अगर मान लो आपका सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है तो आपके जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए हैं जिसको आपने फॉर्मूले में कंसीडर नहीं किया है। मेरी बात समझ गया आप, फॉर्मूले में तो ये डिसोसिएशन कंसीडर कर नहीं रहे और जब ये पार्टिकल सॉल्यूशन में पहुंच गए तो वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ चुके हैं और सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ने का मतलब क्वालिटी प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज होगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंट से क्वालिटी प्रॉपर्टी वैल्यू चढ़ आई और आप फॉर्मूले से निकालोगे क्वालिटी प्रॉपर्टी चढ़ आएगी। यस मेरी बात समझ गया। एक एग्जांपल देखो, मान लो आपका एसिडिक एसिड है, आपका एसिडिक एसिड है। अगर आप इस एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाल दो, इसमें बेंजीन में डाल दो तो एसिडिक एसिड क्या करता है, एसिड डाइनाइल हो जाएगा ना, दो जिस्म एक जार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो दो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल इस तरह से एसोसिएट हो जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। यस दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। मेरी बात समझ। हां एसिडिक एसिड बेंजीन में एसोसिएट हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा एसिडिक एसिड का, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास तो थ्योरेटिकल है ना, मॉलिक्यूलर मास लोगे ना एसिडिक एसिड होगा कितना होगा, वो होगा 60 ग्राम पर मोल। लेकिन जब आप इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखोगे ना तो वो आपको मिलेगा 120 ग्राम पर मोल। क्यों सर? अरे भैया जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको अकेला एसिडिक एसिड मिलेगा ना, दो एसिडिक एसिड एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हुए मिलेंगे, पता चलेगा ये जो पूरी ग्रिड है वो एक सिंगल एंटिटी का बिहेव कर रही है और इसमें एसिडिक एसिड दो मॉलिक्यूल है तो उनका मोलर मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। तो अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो ये मिलेगा, मतलब अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे तो ये मिलेगा और एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो ये मिलेगा, है ना। तो दिस इज योर नॉर्मल मोलर मास। ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास। और ये जो मोलर मास है ये है अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये है नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास। तो मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, और जो आपका मोलर मास होता है वो भी चेंज हो जाता है। यस तो इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के लिए है ना कि भाई हमारी जो वैल्यू है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड सेम है, ये चीज को कंसीडर करने के लिए हमने एक अलग से फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है वेंडो फैक्टर, जिसको हम लोग आई सिखाते हैं। और ये जो वेंडो फैक्टर की वैल्यू होती है ये वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है आप लोगे नॉर्मल मोलर मास, इसका एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास मतलब आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, थ्योरेटिकल मोलर मास कैलकुलेटेड और ये वाला जाएगा एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड। इसका से एक और फॉर्मूला होता है क्या कि एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय कैलकुलेटेड है, फॉर्मूले से कैलकुलेट की गई कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है ना। इसको कैलकुलेटेड को आप लोग वापस से नॉर्मल बोल सकते हो और इसको आप लोग अब नॉर्मल भी कह सकते हो, ऑब्जर्व्ड कह दो या फिर एक्सपेरिमेंटल कह दो, एक ही बात है ना। ऑब्जर्व भी कह सकते हो है ना, ये कैलकुलेटेड कह सकते हो, नॉर्मल कह सकते हो, थ्योरेटिकल कह सकते हो, आप इस तरह तीनों में से कुछ भी कहो, ये फॉर्मूले हैं आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा है ना। और एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों में से कुछ और होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है ना। ये फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले जो वेंडो फैक्टर में काम आते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आरबी लिख देखो, आरबी क्या होता है, आरबी रेडियो रिंग प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, ऐसे लिखते हैं ना एनबी अपॉन एनबी प्लस एन, ये लिखते हैं है ना, एनबी प्लस एन ये लिखते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा आई इनटू एनबी, आई इनटू एनबी डिवाइड बाय एन। और अगर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन तो पता क्या करोगे आप, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप लिखोगे रेडियो रिंग प्रेशर इज इक्वल टू आई इनटू एनबी अपॉन एन। क्यों? क्योंकि जो एनबी होगा वो एन से डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला जाएगा वेंडो फैक्टर में अलग से ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आप फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा टीवी, डेल्टा टी होता है के इनटू एम, अब क्या हो जाएगा आई इनटू के इनटू एम। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा टी ऑफ ए इनटू एम, अब क्या हो जाएगा आई इनटू के इनटू एम। जैसे आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं सी आई हो जाएगा आई इनटू सी इनटू आर। यस यस हेलो सर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तो इसका मतलब जो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सर क्या वो सारे क्वेश्चन गलत किया सर? उसमें तो हमने आई कंसीडर किया नहीं, सारे क्वेश्चन किए वो सही थे। उन सारे क्वेश्चंस में हमने ऐसा नॉन रिलेटेड सॉल्यूट किया जो ना तो एसोसिएट होता था और ना ही डिसोसिएट होता था है ना। हमने नॉन रिलेटेड सॉल्यूट लिया सब में, ऐसा सॉल्यूट लिया था वो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता है बस। आप तो शायद के मतलब हां बिल्कुल भाई। देखो जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया है ना, एल्कोहल हो गया, यूरिया हो गया है ना, थायोयूरिया हो गया है ना, सुक्रोज हो गया, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका आई का वैल्यू 1 होता है ना। आई का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या, ये ना तो एसोसिएट होते हैं और ना ही डिसोसिएट होते हैं है ना। तो हमने जितने क्वेश्चंस लिए थे उनमें या तो हमारा नॉन रिलेटेड सॉल्यूट था, उनमें से कोई था जो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होता, उसका आई का वैल्यू 1 होता है ना। तो हमारा क्वेश्चन सही था, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो हमारा नॉन आपका जो सॉल्यूट है वो अगर डिसोसिएट हो रहा है ना, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैंने आपसे कहा उसके लिए जो आई का वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू होता है 1 - अल्फा प्लस n अल्फा है ना। डेरिवेशन के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। सर ये जो अल्फा है क्या होता है? ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन नहीं बताया, याद रख सकते हैं कि 1% डिसोसिएट हुआ या फिर 90% डिसोसिएट हुआ है ना। ये और ये जो n होता है n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? जैसे मान लो NaCl है, ये n + Cl - डिसोसिएट हुआ, इसका n कितना हो गया? मतलब डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल बने होता है n है ना। जैसे मान लो K+4 है, ये कैसे होता है? ये होता है K प्लस प्लस SO4 माइनस, तो सर इसका n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा है ना, 2 1 3। जैसे मान लो एल्युमिनियम सल्फेट है, ये SO4 बोलता है, ये कैसे होगा सर? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस है ना, तो सर इसका n कितना हो जाएगा? 2 3 5, n की वैल्यू 5 हो जाएगी है ना। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया गया है ना, अगर अल्फा नहीं दिया गया तो अल्फा को 1 मानना है, 1 मानने का मतलब अल्फा को 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मानना है? 100%। और अगर अल्फा बन गया तो आई का वैल्यू किस बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा है ना। और एक चीज देखो, आई का वैल्यू हमेशा 100% बनाएगा किसके लिए? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए। और अगर आई का वैल्यू बढ़ गया इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन की वजह से है ना। और यही सेम इसका ऑपोजिट होता है इसमें एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में। सर एसोसिएशन के लिए जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा? आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर जो अल्फा होता है इस अल्फा को बोला जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यस इसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना। और मान लो आपका जो
सॉल्यूट का टाइमलाइज हो रहा हो तो टाइमलाइजेशन के लिए n का वैल्यू 2 होगा है ना। अगर मान लो टाइमलाइज हो रहा हो टाइमलाइजेशन यस तो उसके लिए n का वैल्यू कितना होगा बेटा 3 होगा। तो ये चीज छोटी-छोटी चीजें हैं इसको आप लोग ध्यान रखोगे टाइमलाइजेशन है ना। और अगर यहां से आप लोग देखोगे ना तो i का वैल्यू हमेशा लेस देन आएगा और i का वैल्यू लेस देन इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन आता है। और अगर मान लो आपने i का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो i की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं जो हम लोग अभी करके आए हैं ना। जो हम लोग अभी करके आए ना उनके बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं। i का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है बाकी डेल्टा टी के बिल्कुल हमने सॉल्व किया सीआरटी हमने सॉल्व किया है ना सब कुछ यही बात है। यस अब एक क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पे हां बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है बताइए। यस 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 बोलो हां 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 जल्दी बताइए। यस इसका जो i रखा है वो कितना रखा है 2.74 तो सर i का वैल्यू जो होता है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होता है ना ये हो गया 2.74 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा तो सर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से है ना अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हां भाई हां तो ठीक है ना तो यहां से देखो ये क्या हो गया 1.74 इज इक्वल टू 2 अल्फा तो जो अल्फा का वैल्यू है 0.87 आया है ना और अगर मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना है वो कितना हो जाएगा 87% खत्म परसेंटेज अल्फा कितना आएगा 87% खत्म यस आसान है ना सीधा फॉर्मूला लगाओ तो और देखो साइड आओ जाओ देखो क्या क्या लिखा है एसिडिक एसिड डायनाइज हो रहा है डायनाइज हो रहा है मतलब वैल्यू 2 हो गया एसोसिएट हो रहा है वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो दे रखा है 0.8 तो हमसे अल्फा पूछा परसेंटेज अल्फा का वैल्यू क्या होगा सर डायनाइजेशन के लिए एसोसिएशन के लिए i का फार्मूला होता है 1 अल्फा प्लस अल्फा n तो हमारे पास ये है 0.8 1 अल्फा प्लस अल्फा 2 तो देखो ये कितना हो गया 0.8 इज इक्वल टू 1 अल्फा 2 यस तो अल्फा 2 का वैल्यू कितना आ गया 0.8 0.2 है ना अल्फा 2 कितना आ गया 0.2 तो यहां से अल्फा वैल्यू आ गया 0.4 और अगर मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना है तो वो 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 40% बोलो अरे बोलो एक बात देखना जरा कुछ गलत नहीं किया हमने है जी अरे बोलो सही दादा 40% आ रहा है एक बात यार कहीं गलती ना होगी अरे कोई बोली ना भाई सर एक आईटी का क्वेश्चन कर लेते हैं है ना ये ना सर आईटी का क्वेश्चन देख लेते हैं आइए सर है ना हाँ बेटा बच्चों डिफरेंट देख सकते हो बिल्कुल देख सकते हो कह रहा है 20% का एसिडिक एसिड एसोसिएटेड इसका मतलब डिसोसिएशन के लिए परसेंटेज अल्फा रखा है कितना 20% तो अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा 0.2 होगा ठीक है 5 ग्राम इज एडेड टू 50 ml ऑफ वाटर एसिडिक एसिड का 5 ग्राम मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है 5 ग्राम है ना एसिडिक एसिड का मोलर मास होता है 60 और हमसे है ना हमें दे रखा है 50 ml पानी मतलब सॉल्वेंट का मास दे रखा है 50 ग्राम क्योंकि डेंसिटी बनाती है यस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी का वैल्यू पूछा हमसे अब देखो एसिडिक एसिड का डेल्टा टी आप लोग लिखोगे I into Kf into मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होती है WB upon MB into WA into 1000 ये लिखोगे यस 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 तो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है I का वैल्यू कितना होगा I कैसे निकालें सर I हो जाएगा एसिडिक एसिड कैसे एसोसिएट होता है देखो सर एसिडिक एसिड एसोसिएट होगा CH3CO प्लस प्लस तो सर यहां से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 तो सर I का फार्मूला हो जाएगा 1 अल्फा प्लस n अल्फा क्योंकि एसोसिएशन के लिए I यही होता है अरे बोलो ना तो यहां से सर I हो जाएगा 1 अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना है अल्फा 0.2 और ये हो जाएगा सर 0.4 तो सर I हो गया 1.2 और 1.2 को आप यहां फार्मूला लिख दो बताओ डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1.2 into Kf का वैल्यू देखा है क्वेश्चन में हां Kf देखा है 1.86 हां और देखो W कितना है W हमारे पास 5 MB है 60 और W है 500 into 1000 बस ये तो करना है इसको सॉल्व करके डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तो ये करवा होगा यस 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 करवा होगा बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं जितने भी नोट्स किए लिखे हैं इन नोट्स का और अगर आप लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहते हो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे ठीक है